तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है वैदिक सिविलाइजेशन। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसका नाम क्या है? वैदिक सिविलाइजेशन। तो आगे हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आरआरबी रेलवेज में आए हुए हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी के हों या फिर एएलपी के हों या जूनियर इंजीनियर के हों, जितने भी एग्जामिनेशन रेलवेज ने कंडक्ट कराए हैं उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो एग्जामिनेशन ने पूछा है क्वेश्चन 40, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्स ऑफ वेदास इज नोन एज फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। तो जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं उसको एक्सप्लेन करना और उसके जो मीनिंग्स हैं कौन से वेदा के अंदर दिया गया है। तो अगर हम बात करें वेदास के बारे में, थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं पहले। वेदास के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वेदांगस के जितने भी ऑर्गेन्स हैं या फिर पार्ट्स हैं, ऑर्गेन्स या जो भी पार्ट्स हैं वेदास के, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम कहते हैं वेदांगास। क्या बोलते हैं? वेदांगास। और ऐसे टोटल 6 वेदांगास हैं। कितने वेदांगास हैं? 6। तो चलिए एक एक करके इसका नाम समझ लेते हैं। पहला जो वेदांगा के ऑर्गेन है या जो पार्ट है वो है शिक्षा। शिक्षा। दूसरा है चन्नड़, इसको छंदा भी बोल सकते हैं आप, छंदा। तीसरा है व्याकरण, व्याकरण। चौथा है निरुक्ता, निरुक्ता। पांचवा जो है वो है ज्योतिष, ज्योतिष। और छठा जो है वो है कल्पा। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि 6 ऑर्गेन्स या 6 पार्ट्स या फिर हम 6 लिम्स बोल सकते हैं वेदास के। उसको हम क्या बोलते हैं? वेदांगास बोलते हैं। और वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, चन्नड़ या चंदा, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिष और कल्पा। ये 6 पार्ट्स हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स निरुक्ता के अंदर दिया गया है। तो निरुक्ता रिफर्स टू द कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। जो डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं वो निरुक्ता के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है। अब सवाल ये है कि निरुक्ता को कंपोज किसने किया था? इसको कंपोज किया था यस्क ने, यस्का ने इसको कंपोज किया था। ठीक है। और अगर हम बात करें, इसको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ व्याकरण भी बोलते हैं। कुछ टफ वर्ड्स हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं जो निरुक्ता के अंदर बताए गए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर हैव द वर्ड्स सत्यमेव जयते which are inscribed below the national emblem of India taken from। तो ये जो सत्यमेव जयते है, जो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है हमारा, ठीक है, नेशनल एम्बलम, वो कहाँ से लिया गया, कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडका उपनिषद से लिया गया। अब सवाल ये है कि ये जो सत्यमेव जयते है इसका मीनिंग क्या है? अगर हम बात करें सत्यमेव जयते, इसका मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग है या मोटो क्या है? ट्रूथ एलाइम, सत्य की जीत जो है, ट्रूथ एलोन ट्रैम्प्स। ठीक है। और ये सत्यमेव जयते जो लिखा गया है मुंडका उपनिषद में, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है।
ये कौन से स्क्रिप्ट में लिखा है? देवनागरी। ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया इज सत्यमेव जयते, मीनिंग ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। सत्य की हमेशा जीत होती है। तो कौन से एंशियंट स्क्रिप्चर में ये मंत्र लिया गया है, से ये मंत्र लिया गया है? तो अभी हमने जस्ट इसके बारे में बात किया। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडुका उपनिषद से, मुंडुका उपनिषद से। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये जो मेंशन किया गया है, अशोका का जो पिलर है, अशोका पिलर सभी लोग जानते होंगे। अशोका पिलर जो सारनाथ में है, कहाँ पे है? सारनाथ, सभी लोग जानते होंगे। सारनाथ किसने बनाया था? बिल्ट बाय अशोका, किंग अशोका या एम्पेरर अशोका ने बनाया था। अशोका द ग्रेट भी आप जानते हैं, इस चीज़ को बोला जाता है। ठीक है। तो मुंडुका उपनिषद से लिया गया है, अशोका पिलर सारनाथ में ये मेंशन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एंशियंट टाइम्स ए पर्सन वाज weighed against a commodity and the equivalent weight of that commodity was offered as donation. What was this practice called? पुराने ज़माने में, या बोल सकते हैं पौराणिक काल में या प्राचीन काल में, एक आदमी का वजन एक कुछ सामान के साथ किया जाता था, और इंसान का जो आदमी की वजन जिस सामान के बराबर होता था, उस सामान को डोनेट कर दिया जाता था। इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? इस प्रैक्टिस को तुलाभरा बोलते हैं। इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? तुला भरा, तुला भरा। तो कुछ बातें समझ लेते हैं। तुला भरा का मतलब तुला पुरुष से है। तुला पुरुष, पुरुष से। इसको तुलादान भी बोलते हैं, तुलादान, तुला दान। ठीक है। तुलादान भी कहते हैं इसको। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो इंसान का, जिस पुरुष को वजन किया जाता है जिस सामान के अगेंस्ट, और जो सामान होता है जो बराबर होता है इंसान के वजन के बराबर, उतना सामान क्या दिया जाता है? डोनेट किया जाता है। तो इसको तुलाभरा भी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वैदिक टाइम भारत में कब से कब तक था? तो वैदिक टाइम भारत में कब से कब देखा गया? तो आपको पता होना चाहिए, ये लगभग लगभग 1000 साल चला था। 1500 BC से लेके 500 BC से, अप्रॉक्सीमेटली 1000 साल। ठीक है। रिवर्स हम पढ़ते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो नया सिविलाइजेशन आया था वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं, कौन सा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद, और ये लगभग लगभग कितने साल चला था? अप्रॉक्सीमेटली कब तक चला था? टिल 1400 BC। तो ये आप जानते होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। धनुर्वेद। धनुर्वेद जो है उपवेद है यजुर्वेद का। तो धनुर्वेद में हम किस चीज के साथ डील करते हैं? तो नाम ही है धनुर्वेद। तो इसमें हम डील करते हैं आर्ट ऑफ वारफेयर, आर्ट ऑफ वारफेयर। ठीक है।
तो आपको ये बात समझना होगा कि जो धनुर्वेद एक ऐसा उपवेद है जो आर्करी से डील करता है। किसके साथ? आर्करी, तीरंदाजी जानते होंगे आप, है ना? आर्करी या आर्चरी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? आर्चरी से डील किया जाता है। देखिए, अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी बातें और समझे, धनुर्वेद के बारे में, धनुर्वेद के बारे में और जानने की कोशिश करें, तो एक संस्कृत ट्रीटी है, संस्कृत ट्रीटाइस, वारफेयर और आर्चरी के लिए होता है, वारफेयर एंड आर्चरी के लिए ये होता है, ठीक है? और अब यजुर्वेद के बारे में थोड़ी सी बातें और करूं, ठीक है? और ये जो है यजुर्वेद से अटैच्ड है, तो इट इज अटैच्ड टू यजुर्वेद, इट इज अटैच्ड टू यजुर्वेद। और ये कब से कब तक है? 1100 से बीसी, बिफोर क्राइस्ट एरा, से लेके 800 बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है? इसके अंदर बात करें तो ये किसको डिनोट करता है? या तो भृगु को, या फिर विश्वामित्र को, या फिर भारद्वाज को, और भारद्वाज, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास नॉलेज रिलेटेड टू म्यूजिक इज स्टोर्ड? तो म्यूजिक इज रिलेटेड टू सामवेद, सभी को पता है। तो सामवेद मेंशंस अबाउट म्यूजिक, सामवेद इज रिलेटेड अबाउट म्यूजिक। आपने सुना भी होगा सा रे ग म, तो सा पहला शब्द है, ठीक है ना? तो हमारे पास कितने वेद हैं? तो आपको पता है कि हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं जिसमें सामवेद इज रिलेटेड टू म्यूजिक, ठीक है? थोड़ी सी बातें और समझना चाहें तो एक गांधार वेद बोलते हैं हम लोग, मैं बता देता हूँ आपको। गांधार, गांधार्व वेद। तो गांधार वेद जो है किस किस चीज़ से डील करता है? एक म्यूजिक, जिसको हम सामवेद बोलते हैं, ठीक है? उसी तरह से डांस है हमारा, पोइट्री है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें किससे डील करती है, किस चीज़ से एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विथ सामवेद, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि अभी हमने जस्ट देखा कि कौन सा वैसा वेद है जो म्यूजिक को डिस्क्राइब करता है, जिसमें म्यूजिक है, म्यूजिक के बारे में हम समझते हैं या सीखते हैं, वो है सामवेद। कौन सा है? सामवेद। अब पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा ओल्डेस्ट वेद है, चारों वेद में सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? तो पता होना चाहिए कि ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है? तो थोड़ी बात ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं हम लोग, ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं, ठीक है? हाउ मेनी हिम्स आर देयर? 1028 हिम्स, ठीक है? ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल्स हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल्स हैं, ठीक है? इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो 10th मंडल है,
उसमें पुरुष जो 10th मंडल है, इसके अंदर 10th मंडल, इसके अंदर 10वां मंडल है ना, वो उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है? पुरुषा सुक्त, पुरुषा पुरुषा सुक्त। और इंटरेस्टिंग बात ये है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, कि जो हमारा गायत्री मंत्र है वो 3rd मंडल में है। 3rd मंडल जो है उसी के अंदर से हमारा गायत्री मंत्र लिया गया। ठीक है, 3rd मंडल से क्या ओरिजिनेट हुआ है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र हमारे 3rd मंडल से लिया गया। और हिम्स, ये जो जो हिम्स है हमारे पास, वो कहाँ से रिसाइटेड है? होत्री। कहाँ से? होत्री। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओल्डेस्ट वेदा इज, फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट हुआ एग्जाम में, ऋग वेदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश मंत्रास इन द ऋग वेद विच इंक्लूड द अनप्रूवन वाल्खील्य हिम्स। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी हमने बात किया था कितने मंत्रास हैं इसके अंदर, 1028, 1529, 760 और 1875। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 1028 मंत्रास हैं। कितने मंत्रास हैं? 1028 मंत्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद हैज 1028 मंत्रास, 1028 मंत्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडुका उपनिषद बिलोंग्स टू। तो मुंडुका उपनिषद जो लिया गया है वो कौन से वेद से लिया गया है? तो ये पता होना चाहिए कि मुंडुका उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है। अब सवाल ये है कि हमारे पास 108 उपनिषद है। जो 5वें नंबर पे मुंडुका उपनिषद है, और मुंडुका उपनिषद से ही हमने बात किया अभी कि हमने सत्यमेव जयते लिया है। ठीक है, और तो हमने बात किया था कितने उपनिषद, 108 उपनिषद है हमारे पास। उपनिषद हिंदुइज्म के कितने हैं? 108 उपनिषद है। ठीक है, और सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया। और मुंडका उपनिषद किसका पार्ट है? अथर्ववेद का। द वेदस आर कंसिडर्ड द अर्लीस्ट लिटरेरी रिकॉर्ड ऑफ इंडो आर्यन सिविलाइजेशन। देयर आर 4 वेदास, 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड द फोर्थ वन इज। चौथा कौन सा है? तो सभी को पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो एक कौन सा बच गया? अथर्ववेद।
कौन सा? अथर्ववेद। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए कोशिश करें कि इसमें वैदिक रिलीजन के बारे में डिटेल में बताया गया है ना। वैदिक रिलीजन के बारे में डिटेल में बताया गया है। उस समय पे जो लोग रहते थे तो 4 वेद थे हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर्स टेल अबाउट मैजिकल रिचुअल्स एंड कैप्टिवेशंस? जादू टोना के बारे में बात की जा रही है। जो जादू टोना और कैप्टिवेशन के जो पार्ट हैं वो किसके अंदर लिए गए? तो ये पता होना चाहिए कि ये जो है आपका अथर्ववेद से लिया गया है। तो इसके अंदर ही हम बात करेंगे मैजिकल रिचुअल्स एंड कैप्टिविज्म्स। कैप्टिवेशंस, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें मैं और बता दूं आपको अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राह्मवेद। ब्राह्मवेद अथर्ववेद को भी बोलते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ब्राह्मवेद को ही अथर्ववेद कहते हैं या अथर्ववेद को ब्राह्मवेद कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिक बात ये है कि ये जो वेद है अथर्ववेद, इट इज टेकन आफ्टर द नेम ऑफ, टेकन ऑन द नेम ऑफ या आफ्टर द नेम ऑफ, आफ्टर द नेम ऑफ ऋषि अथर्व। एक ऋषि है रहे जिनका नाम क्या था? अथर्व। अथर्व ऋषि। तो अथर्ववेद के बारे में थोड़ी सी बातें और समझ लेते हैं, ठीक है। अथर्ववेद के बारे में थोड़ी सी बातें और समझ लेते हैं क्या क्या है। पहली बात कि इसके अंदर 20 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 20 चैप्टर्स। उसके बाद 731 सुक्तास हैं, सुक्तास, और 6000 मंत्रास हैं, 6000 मंत्रास हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि अथर्ववेद के अंदर ही हम जादू टोना, वशीकरण जिसको बोलते हैं ना, अथर्ववेद के अंदर आता है। कैप्टिवेशंस का मतलब ही क्या है हमारा? वशीकरण, जिसमें लोगों को वशीकरण की ज्ञान दी जाती है। और इंटरेस्टिंग बात, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे भूत प्रेत से जो जादू टोना, घोस्ट्स हो गया, मेडिसिन्स हो गए, ये अथर्ववेद के अंदर ही माना जाता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अथर्ववेद के अंदर ही, अथर्ववेद के अंदर ही काशी का जिक्र किया गया है। काशी, तो काशी के बारे में जिक्र जो है अथर्ववेद में ही किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद में यजुर का मतलब क्या है? यजुर्वेद में यजुर का मतलब क्या है? देखिए, पहली बात तो समझना है कि यजुर्वेद जो है हमारा, ये 2 वर्ड से बना है। ये जो यजुर्वेद है वो 2 वर्ड से बना है। यजुस और दूसरा है वेद, 2 वेद। याजुस का जो यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे यजुस का मतलब है वर्शिप, पूजा, पूजा पाठ, ठीक है। यजुस का मतलब वर्शिप है,
यजुस का ही मतलब सेक्रीफाइस है, यानी बलिदान। और ये रिलीजियस रेफरेंस के लिए भी यूज किया जाता है, रिलीजियस रिवरेंस, रिलीजियस रेफरेंस। तो यजुर्वेद के बारे में थोड़ी सी बातें और समझ लेते हैं। वो क्या है कि इसको जो लिखा गया दोनों तरीके से लिखा गया था, या तो पूरे पूरे पोइट्री फॉर्म में या प्रोज के फॉर्म में, जो एक पार्ट ऑफ द पोइट्री होता है। रिटन इन टू फॉर्म्स, वन इज प्रोज फॉर्म एंड अनदर इज पोइट्री फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें बीमारियों से इलाज करने के लिए उपाय बताए गए हैं। तो ये पता होना चाहिए, ये अथर्ववेद जो है इसके अंदर ही हम मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। अथर्ववेद में ही हम मेडिसिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। किसके अंदर? अथर्ववेद के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज द वर्ड वसुधाई वकुंठकम मेंशन किया गया? वसुधाई वकुंठकम मेंशन किया गया। कुछ लोग फिर से समझेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज द वर्ड वसुधाइव कुटुंबकम, वसुधाव धाई वकुंडकम किसके अंदर मेंशन किया गया है? तो ये मेंशन किया गया महाउपनिषद के अंदर। किसके अंदर? तो अब सवाल ये है कि वसुधाई वकुंठकम का मतलब क्या है? महाउपनिषद के अंदर से लिया गया है वसुधाई वकुम वकुटुंबकम। ये जो लिया गया है महाउपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया ये तो अपन बात कर लिए महाउपनिषद। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है ये लिया तो गया है, ठीक है, महाउपनिषद से लिया गया है, बट इसका मीनिंग क्या है? अगर हम बात करेंगे व्हाट इज इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है द वर्ल्ड इज ए फैमिली। पूरा जो दुनिया है वो एक परिवार की तरह है। द वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया कि उपनिषद कितने उपनिषद हैं जिसको मेन माना गया है। तो आप लोग को पता होना चाहिए 108 उपनिषद है, ये मैंने अभी बताया था आपको। और जिसमें कि 11 मेन है ना। ठीक है, तो बात ये है कि इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन शास्त्र के हिसाब से उपनिषद जो है बेसिक सोर्स है। ठीक है, तो बेसिक सोर्स का काम कौन करता है? बेसिक सोर्स का काम जो है
वो इंडियन फिलोसफी का कौन करता है? इंडियन फिलोसफी का उपनिषद करता है। इसी को वेदांत भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वेदांत, ऑल्सो कॉल्ड एज वेदांत। ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि टोटल उपनिषद कितने थे हमारे पास? 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद से। ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये, बट एक बात जानना जरूरी है हमारे लिए। क्या 11 उपनिषद जो है वो ऑथेंटिक माने गए? 11 उपनिषद जो है वो क्या माने गए हैं? ऑथेंटिक। 11 उपनिषद को ऑथेंटिक माने गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बृहद रांगयाक, बृहद बृहद दरंक्या, बृहद रंगयाक, ये जो उपनिषद है ना, ये सबसे लार्जेस्ट है। ये जो है क्या है? सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? मुंडको उपनिषद सबसे स्मॉलेस्ट है। मुंडाको मुंडाको उपनिषद जो है स्मॉलेस्ट है। अब स्मॉलेस्ट क्यों है ये? ये स्मॉलेस्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 12 वर्स है। ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि ओल्डेस्ट कौन सा है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ओल्डेस्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए चंदोग्या। चंदोग्या जो उपनिषद है, इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ओल्डेस्ट उपनिषद अभी हमने बात किया था चंदोग्या उपनिषद। यस और नो? जस्ट अभी बात किया हमने। अकॉर्डिंग टू द रियल इंडियन फिलोसोफर, ईच ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स? कितने बेसिक एलिमेंट से हमारा जो है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितने बेसिक एलिमेंट से बना है? तो पता है आपको, 5 बेसिक एलिमेंट से बना है। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि 5 बेसिक एलिमेंट्स तो बोल दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट बने होते हैं। ठीक है। 5 बेसिक एलिमेंट से एनी ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ। लेकिन सवाल ये कि 5 बेसिक एलिमेंट को बोलते क्या है? इसी 5 बेसिक एलिमेंट को बोला जाता है पंच तत्व। क्या बोला जाता है? पंच तत्व, या फिर इसको पंच महाभूत भी बोलते हैं। पंच महाभूत।
पंच महाभूत, पंच तत्व, पंच तत्व, या फिर बोल सकते हैं क्या पंच महाभूत, पंच महाभूत या फिर पंच तत्व। पांच बेसिक एलिमेंट से कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीजें बनी हुई होती है। अब वो पांच बेसिक एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? वो एलिमेंट्स कौन कौन से? पहला स्काई, दूसरा एयर हवा, तीसरा फायर यानी आग, चौथा पानी यानी वाटर, और पांचवा जो है वो है अर्थ, पृथ्वी। ठीक है, आसमान, हवा, आग, पानी और धरती, इन पांच चीजों से कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है। कोई भी सामान या कोई भी सब्सटेंस जो है ये पांच चीजों से बना हुआ है। एवरी सब्सटेंस इज मेड ऑफ, हर सब्सटेंस इस पांच चीजों से बनी हुई होती है, इज मेड ऑफ। इस बात में एक बात और समझना है कि जब कोई मटेरियल बनता है, ठीक है, तो उसका एक रूट होता है, पता होना चाहिए। हर मटेरियल का क्या है? रूट है। अब रूट तो होता है, जड़ तो होता है, ये बात समझ में आया, लेकिन इसको जिंदा रहने के लिए, टू बिकम अलाइव, एक आत्मा की जरूरत पड़ती है जिसको हम सोल बोलते हैं, आत्मा। चलाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए एक आत्मा की जरूरत पड़ती है, और इसी आत्मा को पुरुषा बोलते हैं या पुरुष बोलते हैं। किसमें? वैदिक लिटरेचर में, वैदिक साहित्य में इसको पुरुष बोलते हैं। ठीक है, तो सांख्य फिलॉसफी में भी ये बातें कही गई है, सांख्य फिलॉसफी में भी ये बात कही गई है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने एलिमेंट से बने होते हैं? पांच बेसिक एलिमेंट से बने होते हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्काई। स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है काठोपनिषद। काठोपनिषद records a conversation between a teenager named Nachiket and the Daitya. Which of the following god is speaking to Nachiket? काठोपनिषद में नचिकेत और दैत्य के बीच में कुछ बातें हो रही है के अनुसार दो लोगों से बातें हो रही है। क्या क्या हो रहा है? कौन कौन लोग से बात हो रही है? एक है नचिकेत और दूसरा है दैत्य। तो कौन से भगवान के बारे में बात हो रही है इसके अंदर? हुँ? कौन से गॉड के बारे में बात हो रही है? इसमें बात हो रही है गॉड या लॉर्ड, यम, यमराज, यम, लॉर्ड यम के बारे में बातचीत चल रही है। ठीक है,
तो नचिकेत और दैत्य यज्ञ के बीच में बात हो रही है, और इसी को अगर हम बात करें, थोड़ी सी बातें और समझते हैं। ये जो है कृष्णा यजुर्वेद ब्रांच से लिया गया है। कृष्णा यजुर्वेद ब्रांच से लिया गया है। ठीक है, और ये बात जानना जरूरी है कि ये जो कठोपनिषद है, इसके ऑथर कौन है। अगर मैं पूछूं इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर है कथा, या कठ, KATH, कथा, ये इसका ऑथर है। किसके, तो चूंकि कठो कठ जो है ऑथर है, इसलिए इन्होंने नाम रख दिया है कठोपनिषद। क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये बातें समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चंस जो हमने हैं आज किए हैं वैदिक सिविलाइजेशन के ऊपर। तो वैदिक सिविलाइजेशन के ऊपर ये वो क्वेश्चंस हैं जो RRB रेलवेज के अंदर पूछे गए थे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे का क्वेश्चंस जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ रेलवे सेलेक्टर्स चैनल पे। मेरा नाम है प्रोफेसर रवि रंजन सर हियर। ठीक है, और आगे का चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है महाजनपद पीरियड। तो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं महाजनपद पीरियड के बारे में, महाजनपद पीरियड के बारे में, और वो क्वेश्चंस करेंगे रेलवेज में पूछे गए जो महाजनपद में पूछे गए। सो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, press the bell icon and share with your friends for the sure and confirmed selection. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. This is Professor Virenjan sir here signing off. Thank you.